हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग के लिए हम पेपर वन जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर वो वन शॉट लेके आए हैं। यानी कि 1 से 50 तक का विथ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर लाए हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन गणपत यूनिवर्सिटी का है। क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर क्या है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपका, रिगर क्या है, रिगर related to scientific investigations refers amongst others to। जो रिगर होता है क्या, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होता है, किसको रेफर करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन आर करेक्ट, ये रेफर नहीं करता है। द आइडिया दैट ए सिंपल मॉडल्स दैट एक्सप्लेन्स ए सर्टेन फिनोमेनन, इसको रेफर नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स मॉडल, द फैक्ट दैट फाइंडिंग्स आर जनरेबल, इसको रेफर नहीं करता है। आपका ये हो जाएगा द फैक्ट दैट एन इन्वेस्टिगेशन हैज ए क्लियर थ्योरेटिकल फाउंडेशन। जो इन्वेस्टिगेशन होता है क्या होता है, क्लियर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को शो करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या है, parsimony related to scientific investigation refers to, ये किससे रिलेट होता है पार्सिमोनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, किसमें रेफर होता है इसका। तो द प्रोबेबिलिटी दैट अकर एस्टिमेशन, ये नहीं होता है। हाँ, द आइडिया दैट ए सिंपल मॉडल, जो आइडिया होता है सिंपल मॉडल दैट एक्सप्लेन ए सर्टेन फिनोमेनन इज प्रीफर्ड ए कॉम्प्लेक्स मॉडल, यानी कि जो सिंपल मॉडल से एक्सप्लेन करते हुए हम किसमें प्रीफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल में, वही आपका एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को रेफर करता है। क्या करता है वो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को रेफर करता है। राइट ऑप्शन। द फैक्ट फाइंडिंग नहीं, फैक्ट फाइंडिंग साइंटिफिक मॉडल की ओर रेफर नहीं करता है, ठीक ना। द फैक्ट दैट इन्वेस्टिगेशन थ्योरेटिकल क्लियर बेस, ये भी नहीं करता है, यानी कि ये जो आपका है आइडिया एंड मॉडल एक्सप्लेन जो करता है सर्टेन फिनोमेनन इज रेफर्ड टू एज द सिंपल मॉडल से कॉम्प्लेक्स मॉडल। यस, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विथ ए प्रॉब्लम डेफिनेशन दैट इज बायस्ड, इसमें गलत कौन है, आपको गलत स्टेटमेंट को ही चुनना है जो प्रॉब्लम डिफाइंड बायस्ड डेविएशंस में होता है, इसमें आपको गलत डेफिनेशंस को इंडिकेट करना है इन द सेंस ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशंस में, ठीक है। तो इसमें जो है द रिसर्च प्रॉब्लम टू ब्रॉड, रिसर्च प्रॉब्लम ब्रॉड होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉट स्पेसिफिक एंड क्लियर, हाँ प्रॉब्लम जो होता है नॉट स्पेसिफिक एंड क्लियर होना चाहिए। द प्रॉब्लम डेफिनेशन रिफ्लेक्टेड ओपिनियन द रिसर्चर, थोड़ी ये जो हम प्रॉब्लम बना देंगे उसके हिसाब से डिफिकल्ट रिफ्लेक्टेड करेगा ओपिनियन, तो ये थोड़ी होगा, ये आपका गलत है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद द रॉन्ग चुनना है इसमें, व्हाट इज रॉन्ग विथ ए प्रॉब्लम डेफिनेशन दैट इज बायस्ड, ठीक है। द प्रॉब्लम डेफिनेशन लैक फोकस, हाँ ये सही है, बट आपका ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फैक्ट और रिकॉर्डेड, क्या है, फैक्ट्स या रिकॉर्डेड मेजर्स ऑफ सर्टेन फिनोमेनन थिंग्स और इवेंट्स आर नोन एज, जो फैक्ट रिकॉर्डेड है, एक कोई पार्टिकुलर फिनोमेनन में होता है, तो थिंग्स और इवेंट्स उसको क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कहेंगे। सीधा फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो निकालता है डाटा ही कहेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, यानी कि आपका क्या होगा, ये आपका डाटा होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, ऑल द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, इसमें कौन सबसे अलग है, टाइम टाइम टाइमलीनेस एक ये है, दूसरा आपका है रिलीवेंस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, यानी कि सबसे अलग जो होगा आपका टाइमलीनेस सबसे अलग होता है, एक्सेप्ट होता है,
for the characteristic used to evaluate the value of information areas. Okay, then move to the next question. Question number 6 क्या है? Leadership which is a generalized idea about a human trait is an example of an. जो लीडरशिप होता है क्या होता है? एक जनरलाइज आइडिया उससे हमको जनरेट होता है, आइडिया मिलता है ह्यूमन ट्रेट में। ये किस टाइप का आपका एग्जांपल है? हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव होता है, ये नहीं होता। प्रोपोजिशंस नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल बेस पर कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं होता। यानी कि एब्स्ट्रैक्शंस इज द राइट ऑप्शन फॉर द जनरलाइज आइडिया इन ह्यूमन ट्रेट। जो आइडिया मिलता है लीडरशिप के अकॉर्डिंग, वो आपका एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? एम्प्लॉयज ड्रेस्ड प्रोफेशनली will generate greater sales than those dressed casually is an example of। casually is an example of, तो इसका जो होता है आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा। एम्प्लॉय ड्रेस्ड मतलब एक ड्रेस है उसका जो क्या लग रहा है कि मतलब ड्रेस क्वालिटी मतलब अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जनरेट ग्रेटर सेल्स, तो दो ड्रेस इज एग्जांपल ऑफ द आपका हाइपोथेसिस। क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस इज द राइट ऑप्शन। वेरिएशंस नहीं होता है, प्रोपोजिशंस नहीं होता है, थ्योरी नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? 4 का क्या बताए थे? 4 का डाटा, 4 का डाटा इज द राइट ऑप्शन। 5 का आपका हो जाएगा, 5 का नहीं, 5 का थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं। 5 का टाइमलेसनेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज टू एवेलुएट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हम इसको इवेलुएट करेंगे, तो आपका टाइमलीनेस नहीं होता है। ठीक है, और रिलेवेंस भी नहीं होता है, कंप्लीटनेस नहीं होता है, यानी कि कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई भी कंसिस्टेंसी क्या होता है? ये अलग होता है। एक्सेप्ट करा है ना? एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वैल्यू इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस होता है इवैल्यूएट करने में, रिलेवेंस होता है, कंप्लीटनेस यानी कंसिस्टेंसी, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि इसका 7 का डी आपका 5 का डी ऑप्शन इज द राइट। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्या है? लीडरशिप, फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लीडरशिप विच इज जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट ए ह्यूमन ट्रेट इज एग्जांपल ऑफ। जो ह्यूमन ट्रेट का एग्जांपल है, जनरलाइज्ड आइडिया में जनरेट होता है, वो आपका क्या होता है? कॉन्सेप्ट। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये क्या आपका हो जाएगा? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका लीडरशिप जनरलाइज आइडिया अबाउट ए ह्यूमन ट्रेट। जो लीडरशिप में जनरल आइडिया होता है आपका, कॉन्सेप्ट को सर्व करता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका? इसको शो करता है कंसिस्टेंसी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? हाँ, एम्प्लॉय ड्रेस प्रोफेशनली विल जनरेट। जब एम्प्लॉय का ड्रेस क्या जो है प्रोफेशनली जनरेट हो रहा है, सेल्स देन दोज ड्रेस कॉजली इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका एग्जांपल है ये? हाइपोथेसिस का एग्जांपल है। एक आइडिया है, टेंटेटिव आइडिया होता है, उसका ये एग्जांपल होता है। ठीक अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चंस क्या है कि व्हेन रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा टू टेस्ट ए थ्योरी। क्या है? जब रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है थ्योरी, तो टेस्टिंग कॉल, उस टेस्टिंग को हम किस टाइप का टेस्टिंग कहेंगे? तो कंफर्मेटरी टेस्टिंग नहीं होता है, वो आपका इंपेरिकल टेस्टिंग होता है। क्या होता है? वो इंपेरिकल टेस्टिंग होता है। कंसेप्चुअलाइजेशन नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, यानी कि आपका इंपेरिकल टेस्टिंग इज द राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? all of the following are type of business। all of the following are type of business research except, यानी कि जो बिजनेस रिसर्च है इसमें कौन सा एक्सेप्ट है, मतलब अलग, कौन सा अलग है जो इसमें नहीं होगा, एक्सेप्ट है वो इसमें नहीं होगा, ये बात है। तो एक्सप्लोरेटरी होता है, बिजनेस में एक्सप्लोर करते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, कॉजल होता है, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होता। क्या नहीं होता है आपका? सेलेक्टिव नहीं होता है।
इसलिए आपका यहाँ पर सिलेक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड टू आंसर द क्वेश्चन। जब हम ये किस टाइप का रिसर्च में होता है, जब सिर्फ आंसर और क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है, आंसर और क्वेश्चन को जनरेट किया जाता है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ आवर एम्प्लॉय, उसको हम क्या कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस, तो इस टाइप के रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन आपका ये जो आंसर यूनिवर्सिटी दिया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा फोकस्ड ग्रुप में। क्या आ जाएगा, ये फोकस्ड ग्रुप में। यदि आप लोग को भी कुछ ऐसा लगे तो बताइएगा, बट ऐसा मान लीजिए कोई आंसर क्वेश्चन से कर रहा है, कंडक्टर आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज एज ऑफ आवर एम्प्लॉय। अच्छा, एवरेज एज की बात कर रहा है ना, तो एवरेज एज आपका डिस्क्रिप्टिव में ही आना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर आप लोग को भी कुछ सजेशंस होगा इस आंसर के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे देख लूंगा और रिप्लाई कर देंगे। बस इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर ही राइट होगा। कॉजल नहीं होता है, एक्सप्लोर करता है, फोकस ग्रुप नहीं होता, यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, which type of research is being conducted, किस टाइप का रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं। when a researcher conduct an experiment, रिसर्चर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट to answer the questions, will shareholders respondent variable if increases एक्सिक्यूटिव पे। क्या है, एक्सिक्यूटिव पे। तो ये किस टाइप का रिसर्च शो अप करेगा, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट के रिसर्च को शो अप करता है। ठीक ना, when researchers conduct an experiment to answer the question, जब रिसर्च क्या करता है, आंसर द क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका आंसर क्वेश्चंस निकालता है। तो जो ये कहानी है, मतलब शेयर होल्डर रेस्पोंडेंट वेरिएबल इफ वी इंक्रीज एक्सिक्यूटिव इंक्रीज पे करेगा, किस टाइप का होगा आपका, कॉजल रिसर्च होगा। एक्सप्लोर करता है, पायलट स्टडी सिमुलेशन होता है, जो उसको उस तरह से पायलट क्या होता है मान लीजिए अगर पायलट को हवाई जहाज उड़ाना होता है, हेलीकॉप्टर, तो क्या होता है, उसको एक उस कंडीशंस को एक रूम बना दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। वही पायलट स्टडी डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यानी कि आपका कॉजल रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है आपका 12 जो है क्या है, Juan has noticed that when the temperature rises, sales at his retail clothing store also rise. This is an example of, ये किस टाइप का आपका एग्जाम्पल है, जब टेम्परेचर को ये राइज किया जाता है, तो ये आपका किस टाइप का एग्जाम्पल को शो करता है। ठीक ना, तो ये आपका जो शो करेगा कोकोनोमिनेट वेरिएशन, नॉन सुपीरियर वेरिएशन को शो नहीं करता है, डायग्नोस्टिक को शो नहीं करता है, एब्सोल्यूट को शो नहीं करता है, यानी कि आपको कोकोमिनेट वेरिएशंस को शो अप करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से शुड रिसर्चर्स डू इन ऑर्डर टू इन्फर कॉजिलिटी, यानी कि इसमें से रिसर्चर जो है क्या शो अप करता है, इन्फर टू कॉजिलिटी। ये आपका रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर रिजल्ट्स, ये भी सही है। हाँ, जो अल्टरनेटिव पॉसिबल रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन कर देते। एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हाँ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना जरूरी होता है कि कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ। उसके बाद देखते हैं मेजर द concomitant variations between the cause and effect, causal research होता है, this is measure of the point। alternative possible explanation की बात कर रहा है, तो all of the above is the right option, तीनों सही है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, means that the researcher alters the level of the experimental variable, क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इन स्पेसिफिक इंक्रीमेंट। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है इसमें स्पेसिफिक इंक्रीमेंट का होता है, क्या होता है, इस चीज को हम करने जा रहे हैं। देखिए, कॉजलिटी नहीं होता है, टेस्टिंग नहीं होता है, एनालाइजिंग नहीं होता है, लेकिन हाँ मैनिपुलेशन हो सकता है। क्या होता है, मैनिपुलेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर द
Manipulation means that the researchers alters the level of experimental variable in a specific increment. A specific increment के conditions में manipulation का ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? Which of the following is the first stage of the business research process? Which of the following is the first stage of business research process? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज रिसर्च प्रोसेस का इसमें क्या होगा? प्लानिंग थोड़ी होता, डिजाइन फर्स्ट टाइम कर लेंगे नहीं होता है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि हमने किस टाइप का रिसर्च ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और आपका रिसर्च डिपेंड ही करता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एनालाइजिंग डाटा सब बात की कहानी है, प्लानिंग सैंपल सब बात की कहानी है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? All of the following are examples of exploratory research technique. जो exploratory research technique है उसमें क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक, क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन की बातें हैं। तो एक्सप्लोरेटरी में प्रीवियस रिसर्च करते हैं, बात सही है। पायलट स्टडी भी एक्सप्लोरेटरी में करते हैं, ये भी सही है। केस स्टडी भी करते हैं, ये भी सही है। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं, गलत वाला चुनना है। नहीं करते हैं तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन ही सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है गलत चुनो। इस चीज को आपको हर एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो बारीकी से पढ़िए कि गलत कह रहा है कि सही बनाने कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी ये जानता है कि हम बच्चे से गलत पूछेंगे तो कहीं न कहीं आंसर गलत कर देगा, इसलिए आप इस चीज पर फोकस करिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? कार्ल कैरोल वाज कैरोल वाज इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए रिसर्च स्टडी along with 10 other employees to discuss their experiences using the company internet। मतलब कैरोल वाज पार्टिसिपेट कर रहा है एक रिसर्च स्टडी में, उसके साथ क्या है, 10 अदर एम्प्लॉय है जो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है इंटरनेट के बारे में। ठीक ना, द ग्रुप वाज आस्क्ड टू डिस्कस, ग्रुप में बातचीत चल रहा है, डिस्कसिंग हो रहा है कि देयर एक्सपीरियंसेस एंड वेयर, जो एक्सपीरियंसेस है इनकरेज टू फीड ऑन इच अदर कमेंट्स। मतलब किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है, अपना बात आपस में डिस्कस कर रहा। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्टडी? ये किस टाइप का आपका स्टडी होगा? क्या होगा? जब मान लीजिए 10 गो आपस में बातचीत कर रहा है, क्या एम्प्लॉय के बीच इंटरनेट की बातचीत कर रहा है कंपनी में, ये किस टाइप का फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू होगा ना? क्या कर रहा है? फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू में ये आएगा। स्टडी अलोंग विथ 10 अदर्स एम्प्लॉय डिस्कस एक्सपीरियंसेस, जो आप कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस हो रहा है, एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी टू फीड अदर कमेंट्स। तो ये आपका फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू होगा। मल्टी वेरिएट नहीं होता है, लिटरेचर रिव्यू तो अलग है, प्री टेस्ट नहीं, यानी कि फोकस ग्रुप इंटरव्यू इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 आपका द मोस्ट कॉमन वे टू जनरेट प्राइमरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा जनरेट होता है मोस्ट कॉमन में, डाटा इन स्पेसिफिक रिसर्च बाय मींस ऑफ। ठीक है, जो मतलब कि जो मोस्ट कॉमन जनरेट प्राइमरी डाटा इन मीन्स, देखिए इसके बारे में हम पहले भी नेक्स्ट क्लास में बताए हुए हैं कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं, सेल्फ कलेक्शन ऑफ डाटा, वो आपका हो जाता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी क्या होता है? अदर सोर्सेस, यानी कि पेपर से, किसी से आप जान रहे हैं, किसी का पेपर पढ़ के ले रहे हैं अखबार से, ये आपका अदर सोर्स से जो डाटा होता है आपका सेकेंडरी डाटा होता है। यहाँ बात क्या कर रहा है? प्राइमरी क्या कर रहा है? ये जनरेट प्राइमरी डाटा इन बिजनेस रिसर्च बाय मींस ऑफ, जो बिजनेस में आपका डाटा प्राइमरी जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? The most common way to generate primary data in business research is by means of business research the means of। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, फोकस ग्रुप नहीं होगा, यानी कि सर्वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार आपका सर्वे होगा। लेकिन जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का दिया है, अगर इसमें ऑप्शन रहता कि जो डाटा जनरेट हो रहा है वो डाटा मतलब कि जनरेट में प्राइमरी डाटा अगर रहता बिजनेस, ठीक है, तो अगर इसमें प्राइमरी रहता
सेकेंडरी रहता, टर्सरी रहता, तो आप इसमें प्राइमरी डाटा को अप्रोच करते, ठीक ना, तो आपका ये सर्वे होगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ वेरिएबल। जो ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स है इसमें कौन अलग है, ठीक है, कौन एक्सेप्ट मतलब कौन सा अलग है टाइप ऑफ वेरिएबल में, किसमें टाइप ऑफ वेरिएबल में इसमें कौन सा अलग है। देखिए कंटिन्यूअस होता है ये सही है, कैटेगरिकल भी होता है ये सही है, डिपेंडेंट होता है ये भी सही है, यानी कि कांस्टेंट ये गलत है। टाइप ऑफ वेरिएबल में कांस्टेंट नहीं होता है, आपको गलत वाला ऑप्शन ही चुनना है, इसलिए कांस्टेंट ऑप्शन सही होगा। कांस्टेंट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये गलत है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, 20 जो है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज जेंडर। जो जेंडर का वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है, जेंडर, जेंडर किस टाइप का वेरिएबल है ये आपको पूछ रहा है। इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर में डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं, बट यहाँ भी कर रहे हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल जेंडर नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्राइमरी वेरिएबल भी नहीं होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं होता है। प्राइमरी वेरिएबल बताए हुए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। कैटेगरिकल वेरिएबल इज द वेरिएबल ऑफ जेंडर, ये आपका मेल और फीमेल क्या है, जेंडर है, क्या है, कैटेगरी के फॉर्म में इसको बांटा गया है, इसलिए आपको कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, इन द स्टेटमेंट years of sales experience is an important variable in predicting। इन द स्टेटमेंट years of sales, जो year of sales experience है किसमें है, in an important variable in predicting unit sales of performance। जो सेल्स ऑफ परफॉर्मेंस ईयरली, ठीक ना, ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज ईयर ऑफ वेरिएंस। ये किस टाइप का वेरिएबल है भाई, जब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में होता है तो ये किस टाइप का वेरिएबल होता है आपका, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं होगा, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि क्या है, ईयर्स ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन प्रिडिक्टिंग यूनिट सेल्स परफॉर्मेंस। जो यूनिट सेल्स है उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, परफॉर्मेंस मिलाते हैं, तो ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो कहानी है यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैटेगरिकल नहीं होता है, और क्लासिफिकेटिव भी नहीं वेरिएबल होता है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, ए रिटेन स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च डिजाइन इज कॉल्ड। जो आपका रिटेन स्टेटमेंट होता है क्या है, ये रिटेन स्टेटमेंट जो लिख के स्टेटमेंट दिया जाता है उस रिसर्च डिजाइन को हम क्या कहेंगे। हाइपोथेसिस होता है, टेंटेटिव आइडिया ये नहीं होता। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जब हम रिसर्च लिखते हैं डिजाइन के रूप में तो उसे रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस नहीं कहते, रिसर्च समरी नहीं कहते, यानी कि रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, रिसर्च दैट इज कंडक्टेड। जब रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है जब रिसर्च को हम कंडक्टिंग करते हैं। एक्सप्लोर किया जाता है भाई, उस रिसर्च को एक्सप्लोर करके देखा जाता है, यही तो नेचर ऑफ रिसर्च कंडक्टिंग डाटा ऑफ द एक्सप्लोर। डाटा क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जजमेंटल नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव नहीं और कन्वीनियंस नहीं, यानी कि एक्सप्लोरेटरी होता है। डाटा को एक्सप्लोर, रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन केस स्टडीज, इन केस स्टडी का पॉइंट है, आर आइडेंटिफाइड बाय द फ्रीक्वेंसी विथ विच द सेम टर्म और साइनोनिम अराइज इन द नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। अराइज इन द नैरेटिव डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक केस स्टडीज है एक्चुअली, आइडेंटिफाई उसको पहचानने को करा कि कितना फ्रीक्वेंसी के एरिया में विथ विच द सेम टर्म, सेम टर्म मतलब साइनोनिम होगा, सिमिलर समानार्थी होता है। तो एराइज नैरेटिव किस टाइप के नैरेटिव डिस्क्रिप्शन को एराइज करता है, तो ये आपका थीम क्या करता है, थीम को एराइज करता है। थ्रेड्स नहीं होता है और लिंक्स नहीं होता है, लेडर्स नहीं होता है, आपका क्या करता है, थीम्स को ये एराइज करता है। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 क्या है, Which of the following is an advantage of focus group interview।
फोकस फोकस ग्रुप इंटरव्यू का क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है फोकस ग्रुप का। तो प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव, क्या होता है यहाँ पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बहुत सारा मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं उसमें पीपल्स, उसी को कहते हैं फोकस पर्सपेक्टिव, प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ओके, लो डिग्री नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव नहीं होता, इजी टू यूज सेंसिटिव टॉपिक्स ये नहीं होता है, यानी कि इजी टॉपिक तो ही रहता है कि कर देंगे। और 26 क्या है, 26 आपका है द डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आर। काई स्क्वायर टेस्ट दो बोलिए, काई स्क्वायर टेस्ट का इंडिपेंडेंस आर किस, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, तो आर C-1 यही R-1 C-1 आपका यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस का स्क्वायर टेस्ट। ये नहीं है, ये K-1 नहीं होता है, ये नहीं होता, यानी कि आपका यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, टू अप्लाई, आपका क्वेश्चन 27 क्या है, टू अप्लाई ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, टू अप्लाई ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी मस्ट बी एट लिस्ट, इसमें म कम होता है लिस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्या है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ब्लड प्रेशर, क्या है मीन ब्लड प्रेशर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इज लोअर देन दैट ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज, मतलब कि जो टेस्ट हाइपोथेसिस है मीन ब्लड, मीन मतलब मीन मेडियन आपको बताए थे, मीन ब्लड प्रेशर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज लोअर, क्या है लोअर है देन दैट ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज, यहाँ क्या पर यूज होगा, तो ये लेफ्ट किस टाइप का टेस्ट होगा, ये लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट होता है, लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, टू टेल टेस्ट होता है, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए लेफ्ट टेल टेस्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि मीन ब्लड प्रेशर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज लोअर देन दैट ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव लो होता है, तो इस टाइप का टेस्ट को हम लेफ्ट टेल टेस्ट कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 क्या है, ए स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब स्मॉलेस्ट छोटे लेवल पर जो सिग्निफिकेंस होता है, व्हेन ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड, किसमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा, क्या हो जाएगा अल्फा में आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, बीटा नहीं होता है, पी वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, यानी कि ये अल्फा को शो करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पूछ रहा है हमसे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन डिक्रीजेज व्हेन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल मीन क्या घटता है, डिक्रीज होता है, तो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, तो आपका ये एन इंक्रीजेज वाला पॉइंट शो करता है, एक्स इंक्रीजेज वाला नहीं करता है, डिक्रीज वाला नहीं करता है, यानी कि एन इंक्रीज वाला पॉइंट ये आपको शो करता है। ठीक ना, अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चंस की ओर। When a sample are selected, जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में से कोई सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, तो द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या भाई द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन हैज एन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अप्रोक्सीमेट जब हम सैंपल कलेक्शन करते हैं ये नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में होता है, तो द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन मतलब हैज एन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, तो लेस देन 30 नहीं होगा, हाँ ये आपका होगा इफ n इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन 30, इक्वल या ग्रेटर देन 30 होता है, ऑलवेज तो नहीं होता है, नेवर वन नहीं, यानी कि इफ n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 30। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इफ टू ग्रुप्स, क्या है दो ग्रुप्स है, नंबर्स हैव द सेम मीन, उसका मतलब क्या है दो ग्रुप है तो सेम मीन बताना है, आप क्या बताना है सेम मीन बताना है, तो हाँ सेम मीन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन मस्ट आल्सो बी, नहीं इक्वल नहीं होता है ग्रुप्स में, टू ग्रुप्स में, देयर मीडिएट मस्ट आल्सो बी इक्वल, ये भी नहीं होता है,
द मोड्स मस्ट इक्वल नहीं हो, नन ऑफ दिस अल्टरनेटिव करेक्ट, इसमें कोई ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन भी इसके अकॉर्डिंग सही नहीं बन पा रहा है। अब आते हैं 33 क्या है आपका, इफ ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कोई कॉइन है आप उसको 3 बार टॉस करते हैं, 3 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो द लाइक्हुड ऑफ द ऑब्टेनिंग 3 हेड्स ऑफ रो इज, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 रो कितना बार होगा, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये आपका 0.125 यही प्रोबेबिलिटी बन के आएगी, 0 नहीं, ये नहीं, 875 नहीं, यानी कि आपका यही प्रोबेबिलिटी बन के आएगी। अब 34 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। of the last 100 customers entering a company shop, entering a computer shop, 100 मतलब कस्टमर है जहां कंप्यूटर बिक रहा है वहां पे जा रहा है, ठीक, 25 परचेज हैव कंप्यूटर, 25 लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं। इफ द क्लासिकल मेथड फॉर कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी यूज, वहां पर जो मेथड यूज हो रहा है, क्लासिकल मेथड यूज हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट the next customer will purchase his कंप्यूटर, जब मान लीजिए 100 कस्टमर गया कंप्यूटर शॉप पर, 25 जो परचेज किया है कंप्यूटर को वो क्लासिकल मेथड से परचेज किया, किस मेथड यूज किया है, क्लासिकल मेथड से परचेज किया है, तो विल परचेज कंप्यूटर कितना हो जाएगा इसका, तो 25 से किया है ना, तो 25 होगा ना भाई, 0.25 हो जाएगा इस टाइप का आंसर, तो 100 बचा ना, 25% परचेज किया, 0.25 हो जाएगा कंप्यूटर परचेज परसेंटेज। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, ऑल डाटा पॉइंट्स, तो डाटा पॉइंट्स है आपका फॉलोइंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जो डाटा पॉइंट है उसको फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड में क्या कहेंगे डाटा पॉइंट को, तो आपका ये लीनियर रिलेशनशिप होगा, क्या होगा, लीनियर, नॉन लीनियर नहीं होता है, रेसिडुअल नहीं होता है, स्कैटर्ड डायग्राम अलग पॉइंट होता है, यानी कि दिस इंडिकेशन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप होता है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, यानी कि जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है किसमें, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब हाउ, कैसे डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक ना, तो आपका वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर कैलकुलेटेड नहीं होगा, सेवरल इंडिपेंडेंट एंड सेवरल डिपेंडेंट नहीं होता है, हाँ, वन डिपेंडेंट एंड वन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड, यानी कि एक से ज्यादा भी इसमें रिलेट होता है, वन डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड, और ये नन तो होगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की बात कर रहा है, तो कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये गलत है, द इज द स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्क्वायर रूट भी कोरिलेशन में नहीं होता है ठीक है, स्क्वायर रूट भी कोरिलेशन में नहीं होता है। अब आते हैं इज द सेम एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या यहाँ कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट को हम डिटरमाइन जब करते हैं तो क्या होता है, वो कभी भी, और इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज क्या होगा, कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव नहीं होता है, ये आपका राइट ऑप्शन है, कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इज द स्क्वायर रूट कोरिलेशन का गलत है, ये नहीं होगा, इज द सेम एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी नहीं होता है, कैन बी नेगेटिव क्या होता है, कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं होगा, यही आपका हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है,
if the dependent variable क्या है, if the dependent variable increases as the independent variable, जब dependent variable increase करेगा किसके और independent variable increases is an estimation equation, क्या होता है कि estimatic equations बनता है, the coefficient of correlation will be in the range, तो ये coefficient of correlation range का को क्या शो करता है, तो इसमें आपका 0 से 1 शो करता है, ये नहीं करता है, 0.5 नहीं करता है, यानी कि नन ऑफ दिस ऑप्शन इज द शो, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चंस की ओर। इन ए कॉलेज देर आर 120 स्टूडेंट, क्या है कॉलेज में 120 स्टूडेंट्स एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ 40 को 120 स्टूडेंट है, ठीक है, एंड 40 स्टूडेंट जो पास कर रहा है वो मैथ में कर रहा है, 20 स्टूडेंट पास बोथ मैथ एंड इंग्लिश दोनों में पास कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इंग्लिश, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इंग्लिश इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली मैथ, जो थ्राइस पास ओनली मैथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड बोथ सब्जेक्ट, तो कितना स्टूडेंट है दोनों सब्जेक्ट में फेल किया है, फेल वालों को निकालना होगा, तो 20 स्टूडेंट फेल किया है दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक। अब आता है 40 नंबर क्वेश्चन। कन्वीनिएंट सैंपलिंग किस टाइप का सैंपलिंग होता है, कन्वीनिएंट सैंपलिंग किस टाइप का सैंपलिंग है, यही पूछ रहा है। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक आपका कन्वीनिएंट सैंपलिंग होता है, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होता है, वैल्यू बेस्ड नहीं होता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग टेक्निक आपका कन्वीनिएंट सैंपलिंग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, सेल देखिए मार्केट का जो रिसर्च होता है क्या है, आपका सेल डिपेंड करता है प्राइस पे, आप किस टाइप के प्राइस रखे होंगे, अगर हाई प्राइस है तो सेल कम होगा, लो प्राइस है तो सेल ज्यादा होगा, है ना, ये मार्केट का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या कहानी है कि सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, ठीक, प्राइस पर डिपेंड करता है सेल, और उसमें क्या है डिस्काउंट कितना है, अवेयरनेस आप कितना जानकारी दे पाते हो कस्टमर को, यू कैन प्रिडिक्ट द सेल विथ दिस वेरिएबल्स बाय व्हिच मेथड, ये किस मेथड में यूज होता है, ठीक ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस किस मेथड में यूज होता है, तो ये आपका आ जाएगा फैक्टर एनालिसिस नहीं होता है, हाँ रिग्रेशन एनालिसिस में आपका यही बात यूज होता है कि आप कस्टमर को कैसे, मतलब आप सिंपल देखिए, अगर प्राइस को लो करें एट्रैक्शन ऑफ क्या कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना उसके ओर, सेल बढ़ेगा, तो ये किस टाइप का प्रेडिक्ट है, किस टाइप का वेरिएबल है, कौन सा मेथड है, ये बताना है हमको। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज द राइट, क्लस्टर एनालिसिस नहीं होता, इनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये भी नहीं होता, यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस। देन मूव टू द 42 क्वेश्चंस। 42 क्या है, व्हेन ए कंपनी डिसाइड्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम, जो कंपनी है डिसाइड करता है कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल ऑफ 127 मेंबर्स सेल्स फोर्स टू डिटरमाइन देयर मोरल, दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये किस टाइप का एग्जांपल्स है वो बताना है। देखिए जो भी हम डाटा जैसे कंपनी में कोई भी कंपनी डाटा सब कलेक्ट करते हैं, डिसाइड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स 127 मेंबर्स सेल फोर्स के लिए, तो डिटरमाइन द मोरल, दिस एग्जांपल ऑफ द क्लस्टर सैंपल नहीं होता है, मल्टी स्टेज नहीं होता है, यानी कि सेंसस इज द राइट ऑप्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, ओके, फॉर द कंपनी के थ्रू जो हो रहा है सेंसस होता है, सैंपल नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, when researchers instruct field interview to 25 workers, जब रिसर्चर इंटरेक्ट कर रहा है फील्ड इंटरव्यू में, कितना है 25 वर्कर है, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किसमें है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कितना है 25 वर्कर है काम कर रहा है इंडस्ट्री में, 25 इन सर्विस इंडस्ट्री, 25 क्या है इंडस्ट्री में सर्विस का वर्क कर रहा है, और 25 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, 25
in healthcare industries and 25 in government sector. This represent what type of sampling procedure? तो ये किस टाइप का आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर रिप्रेजेंट करता है? सिस्टमेटिक नहीं होता है, जो कि यहाँ पर अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीका से। तो कोटा सैंपल क्या है आपका? है कोटा सैंपल है, एरिया सैंपल नहीं, मल्टी स्टेज सैंपल नहीं, आपका ये कोटा सैंपल को दिखाता है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। व्हेन रिसर्चर्स पुट्स द सेम द नेम of each person on a sampling frame list 3x and 5 card shuffles the cards thoroughly and the select 35 names from the top of the pile of cards for interview study. This is an example of type of सैम्पलिंग प्रोसीजर। ये किस टाइप का सैम्पलिंग प्रोसीजर को शो करता है? तो जजमेंट सैंपल नहीं होता है आपका, ये सिंपल रैंडम सैंपल होता है। क्या होता है? सिंपल रैंडम सैंपल को शो करता है। सर्टिफाइड नहीं होता, एरिया नहीं होता है, सिंपल रैंडम सैंपल। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इफ ए स्टडी इज रिलेबल दिस मींस दैट, जब स्टडी रिलेबल होता है, सही होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपसे मतलब पूछा जा रहा है ना। तो मेथड आउटलाइन द मेथड्स डिस्कशन क्लियरली इनफ फॉर द रिसर्चर टू बी रेप्लिकेटेड, नहीं होता है। The measures devised for concept are stable on different occasions। हाँ, concept जो होता है अलग अलग occasions पे होता है, different occasions पे, ये आपका right option होगा। The findings can be analyzed to other social phenomena, नहीं होता है। Conduct reputable नहीं होता, trusted, that is the आपका हो जाएगा यहाँ पे the measures devised for concepts are stable on different occasions। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू, इंटरनल वैलिडिटी किस पर रेफर्स करता है? वेदर नॉट, ये नहीं होता है। वेदर और नॉट, ये भी लाइफ नहीं होता, आप देख लीजिएगा, नहीं होता है। एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर बिलीव व्हाट प्रूफ, नहीं। हाउ एक्यूरेटली, क्या होगा? इंटरनल वैलिडिटी जो होता है वो क्या है? हाउ एक्यूरेटली द मेजरमेंट रिप्रेजेंट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है उस पे आपका इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स होता है कि हाउ एक्यूरेटली, कैसे मेजरमेंट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के अनुसार होता है, वो आपका डिपेंड्स करता है इंटरनल वैलिडिटी पे। यहाँ एक एक्सटर्नल भी होता है, आउटर साइड एरिया होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इंटरनल वैलिडिटी दोनों कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 47। नेचुरलिज्म हैज बीन डिफाइंड एज, नेचुरलिज्म किसको डिफाइंड करता है? ये बात है। नेचुरलिज्म जो होता है एक कंपैरिजन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, ये नहीं होता है। नेचुरलिज्म क्रॉस सेक्शनल को सॉरी नेचुरलिज्म हैज बीन डिफाइंड एज, तो ये नेचुरलिज्म जो एक्चुअली होता है मिनिमाइजिंग द इंट्रूजन्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इनटू फील्ड होता है। ये नेचुरलिज्म का पॉइंट है कि मिनिमाइजिंग द इंट्रूजन ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं इनटू द फील्ड। ये बीइंग क्या है? बीइंग ट्रू टू नेचर ऑफ फेनोमेनन बीइंग रिसर्च्ड, यानी कि जो सही है नेचर क्या है वो उसी को डाटा कलेक्शन किया जाता है ना। बी ट्रू टू द नेचर्स फेनोमेनन बीइंग रिसर्च्ड, व्यूइंग नेचुरल एंड सोशल ऑब्जेक्ट, जो भी नेचुरल सोशल ऑब्जेक्ट्स है उस सबको देखा जाता है बिलोंगिंग टू द सेम डोमेन में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा है आपका क्रॉस सेक्शनल डिजाइन? कंपैरिजन टू टू और मोर, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन नहीं होता है। ए डिजाइन दैट इज डिवाइस्ड व्हेन द रिसर्चर इज बैड मूड, नहीं होता क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, नहीं होता। हाँ, द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन वन, इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप ध्यान से अगर पढ़िएगा, देखे होंगे लेक्चर देखिएगा तो पता चल जाएगा, और एग्जाम में सब पूछ भी सकता है, ठीक ना। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन वन टाइम्स, एक से ज्यादा टाइम्स जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? ओनली वन टाइम डाटा कलेक्शन, वो आपका
लॉन्गिट्यूडनल होता है, और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, 1 फॉर मोर देन। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है, 49 व्हाट डज टर्म लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन मींस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन का टर्म का मतलब क्या है। ए स्टडी ओवर डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस इन सोशल फेनोमेना, ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। रिसर्चर लाइफ नहीं होता है, लॉन्ग टू रीड नहीं होता है, केस कंट्रास्टिंग नहीं, आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में क्या इंक्लूड होता है, रिसर्च प्रपोजल में क्या इंक्लूड होता है। योर एकेडमिक स्टेटस एक्सपेंस नहीं होता है। द डिफिकल्टीज योर इनकाउंटर्ड, ये रीडिंग टॉपिक नहीं होता है। हाँ, योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड, रीजन ऑफ चूजिंग आइटम, आप किस टाइप को रिसर्च को चूज करते हो, ये आप रिसर्च प्रपोजल्स में शो अप करते हो कि रिसर्च रीजन फॉर चूजिंग देम। ऑल ऑफ देम नहीं होगा, यानी कि हमने पूरा 50 क्वेश्चन वन शॉट का एक्सप्लेन कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल हमने आज 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। इसमें आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट कर सकते हैं। एक बात और, जिन लोगों को मॉक प्रैक्टिस करना है, हम अपने चैनल पे मॉक क्विज दे रखे हैं, आप लोग वहां जाकर के अपने आप को जस्टिफाई कर लीजिएगा कि आप कितना तक जान रहे हैं। हमने तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर ही रहा, इसके साथ साथ जो क्विज होता है यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहां पर पब्लिश चैनल में आपको पोल दिख जाएगा। पोल में आपका 4 ऑप्शन रहता है, विथ एक्सप्लेन के साथ दिए हैं, ये नहीं सिर्फ आंसर दे दिए हैं, आप वहां जाकर अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।